नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रदेश में फिर तेज हुआ मानसून, मौसम विभाग ने दी आज और कल तेज बारिश की चेतावनी। बागेश्वर में पति ने की चाकू मारकर पत्नी की हत्या, पुलिस ने किया शराबी पति को गिरफ्तार। अंकिता भंडारी केस में नियुक्त किए गए नए वकील अविनाश नेगी करेंगे अब केस की पैरवी, न्याय मिलने की बड़ी उम्मीद। दुष्कर्म के नाम पर कुछ महिलाएं करती हैं कानून का दुरुपयोग, हाईकोर्ट ने कहा उन्हें भेजा जाएगा जेल। उत्तराखंड में शुक्रवार से एक बार फिर मानसून ने तेजी पकड़ ली है। मौसम विभाग ने शुक्रवार और शनिवार को 7 जिलों में भारी से भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। 2 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर सभी जिलों में आपदा प्रबंधन विभाग और जिला प्रशासन को अलर्ट किया गया है। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया कि देहरादून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर जिलों में शुक्रवार और शनिवार को भारी बारिश की आशंका है। आकाशीय बिजली चमकने और तीव्र बौछारों के कई दौर चलने की संभावना है। अन्य जिलों में भी कहीं कहीं भारी बारिश के साथ बिजली चमक सकती है। 21-22 में उत्तराखंड में अधिकांश जगहों पे जो है हल्की और मध्यम वर्षा देखने को मिलेगी। देहरादून, पौड़ी, टिहरी, नैनीताल, चंपावत इन जनपदों में कहीं कहीं भारी वर्षा मिल सकती है। जबकि 22 तारीख की बात करें तो 22 तारीख में जो उत्तराखंड के पर्वतीय जिले हैं वहाँ पर खास करके कहीं कहीं भारी से लेकर के बहुत भारी वर्षा मिलने की भी संभावना है। बागेश्वर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। आपको बता दें कि बागेश्वर में थाना बैजनाथ क्षेत्र के मन्यूड़ा गांव में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। यहां एक पति ने अपनी पत्नी के पेट में चाकू घोंपकर उसकी निर्मम हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने महिला सब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैजनाथ में है। वहीं महिला के मायके वालों के आने के बाद पंचनामे की प्रक्रिया पूरी की गई। जानकारी के मुताबिक गुरुवार 20 जुलाई को रात लगभग 11 बजे गणेश जोशी ने अपनी पत्नी गीता जोशी के साथ शराब के नशे में मारपीट की और उसके बाद उसके पेट में चाकू से हमला कर दिया। आपको बता दें कि गीता जोशी का मायका ग्राम पोथिंग कपकोट में है, जिनके 2 बच्चे हैं। एक बच्चा 11 वर्षीय राजीव गांधी नवोदय विद्यालय बहुली में पढ़ता है, वहीं दूसरी लड़की 9 वर्ष की है। अभियुक्त गणेश जोशी को बैजनाथ पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है और मृतका के परिजनों और मायके वालों को पुलिस द्वारा सूचित कर दिया गया है। आपको बता दें कि गणेश शराब का आदी था, वहीं झगड़ा और मारपीट भी करता था। डॉक्टर विजय कुमार गुप्ता, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैजनाथ। ये एक घटना जो है, गीता जोशी करके महिला 30 साल की है, वो मृतक अवस्था में आई कल रात को करीब 11 बजे हमारे हॉस्पिटल में। ये बता रहे कि ये रहने वाली से गागरी गोश मनूला गांव की ये रहने वाली है। तो इसके पति ने इससे झगड़ा हुआ ऐसे बता रहे हैं, और कोई शार्प ऑब्जेक्ट वो लोग तो बता रहे थे चाकू, मगर मैं नहीं बोल सकता कि क्या था उस समय, क्या किस चीज़ से मारा या नहीं मारा। मगर पेट में एक गहरी निशान थी, शार्प चीज से किसी ने पेनिट्रेट किया था पेट में, और वो ब्लीडिंग ज़्यादा हुआ। ब्लीडिंग होने के कारण इसकी मौत हुई। और जब हमारे हॉस्पिटल में लाए तो वो मृतक थी, कुछ भी नहीं था। पल्स, बीपी, ईसीजी किया, उसमें स्ट्रेट लाइन आया, मतलब मृतक अवस्था में थी। अब खबर नैनीताल हाईकोर्ट से है, जहां शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में दायर चार्जशीट और समान आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट नैनीताल की एकल पीठ न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा ने कहा कि कुछ महिलाएं कानून का दुरुपयोग कर रही हैं। अक्सर देखने में आता है कि पहले महिलाएं अपनी मर्जी से पुरुष मित्र के साथ होटलों से लेकर कई जगह जाती हैं, फिर मतभेद पैदा होने पर इस कानून का दुरुपयोग करती हैं। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जो इस तरह के गलत और झूठे आरोप लगाती हैं, ऐसी महिलाओं को जेल भेज देना चाहिए। उन्होंने एक अन्य मामले का हवाला दिया है कि एक युवती ने खुद अपने केस की पैरवी करते हुए कहा कि उसके पुरुष मित्र ने शादी का झांसा देकर कई जगह ले जाकर उसकी मर्जी के बिना शारीरिक संबंध बनाए। कोर्ट ने कहा कि शारीरिक संबंध केस दर्ज कराने से 15 वर्ष पूर्व से बने आ रहे हैं और एफआईआर अब की जा रही है। आखिर क्यों? कोर्ट ने कहा कि ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जिनमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि महिलाएं कानून का दुरुपयोग कर रही हैं। अब शासन के हवाले से 2 बड़ी खबरें आपको बता दें कि 2 आईएएस के कार्यभार में बदलाव किया गया है, जिसमें आनंद श्रीवास्तव को अब सीईओ स्वास्थ्य प्राधिकरण, अपर शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा और परिवार कल्याण और प्रोजेक्ट डायरेक्टर यूकेएचएसडीपी बनाया गया है। वहीं आपको बता दें कि मुख्य सचिव एसएस संधू जो इसी माह रिटायर होने वाले थे, उनका कार्यकाल भी 6 महीने के लिए केंद्र सरकार द्वारा बढ़ा दिया गया है। अब खबर चमोली के कर्णप्रयाग से है, जहां चमोली में नमामि गंगे के तहत बने सीवरेज प्लांट में हुई दुर्घटना में 16 लोगों की जान जाने की घटना पर व्यापार मंडल कर्णप्रयाग मुख्य बाजार में दिवंगत आत्माओं के लिए कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई और मृत आत्माओं की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना की गई।
चमोली के नमामि गंगे प्रोजेक्ट की साइट पर बुधवार को फैले करंट से अपनी जान गंवा चुके ब्लॉक उखीमठ के उठिंड गांव निवासी पुलिस उप निरीक्षक प्रदीप रावत को गमगीन माहौल में उनके पैतृक घाट काकड़ा घाट में मंदाकिनी नदी के किनारे पुलिस सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान उखीमठ और भीरी में व्यापारिक प्रतिष्ठान भी बंद रहे। चमोली जिले के पीपलकोटी में तैनात चौकी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर दीपक रावत की बुधवार को करंट हादसे में मौत हो गई थी। बुधवार रात 9 बजे उनका पार्थिव शरीर उखीमठ लाया गया। गुरुवार प्रातः 8:30 बजे उखीमठ स्थित उनके आवास पर अंतिम दर्शनों के बाद पार्थिव शरीर को पैतृक घाट ले जाया गया, जहां पुलिस अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने पुष्प चक्र अर्पित करते हुए उन्हें अंतिम विदाई दी। चमोली में हुए करंट हादसे को लेकर भाजपा प्रवक्ता मनवीर चौहान ने कहा कि कांग्रेस इस दुखद घटना पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा पीड़ितों की यथासंभव मदद की जा रही है। देखिए, प्रदेश के अंदर जो चमोली घटना है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और पूरा प्रदेश इस घटना के कारण गम में है। लेकिन कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ ऐसी दुखद दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं पे भी राजनीति करने से बाज नहीं आती है। इस समय कांग्रेस को और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को प्रदेश में जो आपदा आई है उस आपदा में और जो चमोली की घटना हुई है उसमें सहयोगी के रूप में वहाँ पर जन सेवा के रूप में उपस्थित होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस को सिर्फ राजनीति हर घटना को राजनीतिक चश्मे से देखती है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और खबर देहरादून के डोईवाला से है, जहां डोईवाला में बनने जा रही एरो सिटी और इंटीग्रेटेड टाउन सिटी के लिए लोगों में दुविधा का विषय बना हुआ है। स्थिति यह है कि इससे प्रभावित होने वाला हर व्यक्ति डर के साए में जी रहा है। उनका सोचना है कहीं उसका घर बार जमीन टाउन सिटी की भेंट न चढ़ जाए, जिस वजह से क्षेत्र में हर रोज इस मुद्दे को लेकर बैठकें और पंचायतें की जा रही हैं। आपको बता दें कि एक बड़ी महापंचायत का आयोजन किसानों और क्षेत्रवासियों द्वारा किया गया, जिसमें प्रभावित होने वाले लोगों की मांग है कि जिस प्रकार से अखबारों और सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें विस्थापन और भूमि अधिग्रहण की सूचना मिल रही है, उसमें कितनी हकीकत है, सही है या फिर गलत है, इसकी जानकारी सरकार के किसी जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा दी जानी चाहिए, ताकि लोगों में भ्रम पैदा न हो। पंचायत में भाजपा और कांग्रेस के तमाम नेताओं के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष हरक सिंह रावत और कांग्रेस के पूर्व विधायक हीरा सिंह बिष्ट ने भी पंचायत में शिरकत की और केंद्र की प्रस्तावित योजना से लोगों को अवगत कराने की मांग की। इसमें सभी राजनीतिक दलों के जो स्थानीय नुमाइंदे हैं वो सब शामिल हुए हैं। इसमें कोई भी भाजपा और कांग्रेस का आपस में कोई मतभेद नहीं है। ये यहाँ की स्थानीय जनता के हक हकूक, जमीन, मकान, कारोबार, रोजगार और उनके जिंदा रहने और उनकी संस्कृति की लड़ाई है। लोगों का आशंका है कि जिस तरह से अखबारों और तमाम समाचार पत्रों और सोशल मीडिया पे जो चर्चाएं चल रही हैं कि यहाँ पर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा, उसके संबंध में अभी तक इतना आंदोलन की शुरुआत होने के पश्चात भी सरकार की तरफ से कोई वक्तव्य नहीं आया है। हम इस मीटिंग के माध्यम से सरकार से यह मांग करते हैं कि वह एक ठोस वक्तव्य अपनी ओर से यहाँ की जनता को दे कि उनके साथ, उनकी ज़मीनों के साथ, उनके मकानों के साथ क्या होने जा रहा है। क्या वास्तव में सरकार की कोई इंटीग्रेटेड सिटी, कोई एरो सिटी, कोई स्मार्ट सिटी जैसा कोई प्रोजेक्ट है, उसके बारे में सरकार जनता को अवगत कराना चाहिए। हम दोनों वाला भी बोलना है, हम यहाँ से कहीं जाना नहीं चाहते। हम ये गाँव छोड़कर फिर दूसरा गाँव आ रखे। हम यहाँ से जाएंगे तो हम आप कहाँ जाएंगे? हम बार बार कहाँ करेंगे अपनी परेशानी? नहीं तो हमारे लिए ऐसी करो कि बस या थोड़ा का जुगाड़ करो, हम यहाँ से निकल नहीं सकता कहीं। अब खबर लक्सर से है, जहां बीते दिनों हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वे रुड़की के एक पुलिस अधिकारी को सरेआम डांट रहे थे। अब इस वीडियो पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजीव चौधरी और प्रदेश महासचिव राजेश रस्तोगी के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह को एक ज्ञापन प्रेषित किया है। उन्होंने कहा है कि रमेश पोखरियाल निशंक ने एक ईमानदार पुलिस अधिकारी को सरेआम अपमानित करने का काम किया है, वहीं लोगों को पुलिस के विरुद्ध भड़काने का काम भी किया है। उन्होंने मांग की है कि तत्काल सांसद के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया जाए। पूर्व जिला अध्यक्ष राजीव चौधरी ने कहा कि बाढ़ पीड़ितों में भाजपा सांसद की बहुत ही खराब इमेज बनी है। जनता सांसद के विरुद्ध बोल रही है। लोगों का ध्यान अपनी तरफ से भटकाने के लिए सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने एक ईमानदार पुलिस अधिकारी को अपमानित करते हुए पुलिस के विरुद्ध लोगों को भड़काने का काम किया है। भाजपा सांसद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भाजपा सरकार पोखरियाल निशंक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस का अपमान करने वाला भाजपाई मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस को गाली जनता को भड़काने वाला सांसद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रमेश पोखरियाल निशंक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।
अब खबर उत्तरकाशी से है, जहां सावन का उल्लास देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि यहां गंगा घाटी से लेकर यमुना घाटी तक सावन में मेलों की धूम रहती है। यहां मेलों में पारंपरिक संस्कृति अभी भी मौजूद है। यहां ग्रामीण मेलों में सिर्फ देव पूजन ही नहीं करते, बल्कि लोकगीत, लोक नृत्य, पारंपरिक परिधान पहनते हैं और पारंपरिक पकवानों का भी आनंद लेते हैं। उत्तरकाशी जनपद लोक संस्कृति के लिहाज से बेहद ही संपन्न है। यहाँ के ग्रामीण अभी भी अपनी लोक संस्कृति के संरक्षण में जुटे हैं। यहाँ की लोक संस्कृति सावन के मेलों में साफ तौर पर दिखाई देती है। इन दिनों गंगा घाटी के गाँव में फुल्यार मेले का आयोजन हो रहा है। इस मेले में ग्रामीण बुग्याल क्षेत्र से फूल तोड़कर लाते हैं और देवता को चढ़ाते हैं। ये मेला हर गांव में अलग अलग दिन तय होता है। आपको बता दें कि भटवाड़ी क्षेत्र के अन्य गांवों में ये मेला अभी चल रहा है। भटवाड़ी क्षेत्र की जनता सोमेश्वर महाराज को पूजती है। इस क्षेत्र के गाँव के इष्ट देव सोमेश्वर हैं। जिस गाँव में भी देवता पहुँचते हैं वहाँ लोक मेले का आयोजन होता है। वहीं यहाँ कई गाँव के इष्ट देव भी आते हैं। अब खबर रामनगर से है, जहां बीते दिनों चमोली जिले में बद्रीनाथ हाईवे पर स्थित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लोहे के ढांचे में करंट फैलने से 16 लोगों की मौत हो गई थी, जहां आधा दर्जन लोग घायल हो गए थे, जिसको लेकर अब लोगों का गुस्सा फूटने लगा है। घटना को लेकर गुरुवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत के नेतृत्व में रामनगर में रानीखेत रोड पर प्रदेश सरकार और यूपीसीएल के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन करते हुए प्रदेश सरकार का पुतला फूका। पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने कहा कि इस पूरे मामले में सरकार और विभाग की लापरवाही सामने आई है। उन्होंने घटना पर दुख जताते हुए मृतकों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। वहीं उन्होंने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी की। देखिए, बड़ी दर्दनाक घटना है। हम पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी सहानुभूति और संवेदना प्रकट करते हैं और जो लोग काल कलवित हुए हैं उनके आत्म शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। और इसीलिए हमने आज अभी एक यहाँ पे उनकी आत्म शांति के लिए एक मौन कार्यक्रम रखा। और उसके बाद जो सरकार की लापरवाही है, जिस तरह से एक व्यक्ति करंट लगने से वहाँ पे ख़त्म हुआ और उसके बाद उस पर जो है जिम्मेदारी तय करने के लिए जो लोग वहाँ पे मांग उठा रहे थे, उसके बाद दोबारा उन विभागीय अधिकारियों की और प्रोजेक्ट के जिम्मेदार लोगों की मौजूदगी में दोबारा करंट फैल गया, तो ये लापरवाही की इंतहा है। अब खबर मसूरी से है, जहां पहाड़ों की रानी मसूरी में एक बार फिर पहाड़ टीवी की खबर का असर हुआ है। मसूरी टिहरी बाईपास रोड पर आईडीएस बिल्डिंग के सामने लगे कूड़े की ढेर से लोगों को हो रही परेशानी और नगर पालिका प्रशासन द्वारा लोगों की जान से किए जा रहे खिलवाड़ को लेकर पहाड़ टीवी ने खबर चलाई थी। आपको बता दें कि इस खबर के बाद एसडीएम मसूरी नंदन कुमार ने इसका संज्ञान लिया है और नगर पालिका परिषद के अधिकारियों के साथ आईडीएस बिल्डिंग टिहरी बाईपास रोड पर नगर पालिका द्वारा आईटीएस बिल्डिंग के सामने लगाए गए कूड़े के ढेर को लेकर अधिशासी अधिकारी राजेश नैथानी और अधिशासी अधिकारी राजवीर चौहान के साथ कीन संस्था के सुपरवाइजर को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि नगर पालिका द्वारा कूड़े प्रबंधन को लेकर कोई ठोस इंतजाम नहीं किए गए हैं। अधिशासी अधिकारी राजेश नैथानी ने कहा कि पिछले दिनों कांवड़ और बारिश होने के कारण बाईपास रोड के सामने कूड़ा कलेक्टिंग सेंटर में कूड़े का ढेर लग गया था, जिससे लोगों को दिक्कत हुई है। आपको बता दें कि इसके बाद कूड़े के ढेर को हटा लिया गया है और कर्मचारियों को भी क्षेत्र में सफाई व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। सेंटर है बट यहाँ पे क्योंकि कुछ रेजिडेंशियल एरियाज़ भी हैं और पिछले कुछ 5-6 दिनों से शिकायत आ रही थी कि यहाँ पे कूड़ा ज़्यादा इकट्ठा हो गया था। इसको हमने संज्ञान में भी लेके सारा कूड़ा हटा भी दिया था। कि इनका नगर पालिका से जब बात हुई थी, इनका कहना था कि कुछ ट्रक के प्रबंधन में इनके कुछ समस्या आ गई थी, इसलिए कुछ पुराने कूड़ा भी इकट्ठा हो गया था। तो अब इनको डायरेक्शन यही दिया गया है कि जो कलेक्शन सेंटर में है, एक दिन से ज़्यादा कूड़ा कभी हरगिज़ ना हो और लिस्ट अमाउंट ऑफ टाइम में यहाँ से कूड़ा डिस्पोज हो जाए। एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम में ही शहर का कूड़ा यहाँ पे आए और उसको जो है बहुत जल्दी वहाँ से निस्तारण कर दिया जाए, ताकि यहाँ पे जो कूड़ा जो इकट्ठा हो रहा है वो कम से कम हो। और दूसरा है कि जो ये भी शिकायतें आ रही हैं कि ब्लीचिंग और जो अन्य तरह की चीज़ें होती हैं वो नहीं किया जा रहा है। जो स्टाफ है, जो सफाई कर्मचारी भी हैं, वो जो अपरेटस होना चाहिए, मास्क इत्यादि, वो भी उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो तमाम डायरेक्शन दे दिए गए हैं और इसका जो है हमारा स्टाफ भी और हम भी इसको आगे भी इसको इन्वेस्टिगेट और देखते रहेंगे कि ऐसी समस्याएं भविष्य में भी नहीं है। अभी नगर पालिका यहाँ का एक प्रोजेक्ट भी है यहाँ पे, जिसमें ये ट्रॉमल मशीन के थ्रू वेस्ट का सेग्रीगेशन करके जो वेट वेस्ट होगा उसका बायोमीथेन और इलेक्ट्रिसिटी के लिए इनका एक प्रोजेक्ट भी इम्प्लीमेंट हो रहा है। उसके बाद जो यहाँ पे शिकायत भी तमाम समाप्त हो जानी चाहिए और आपका जो ड्राई वेस्ट है उसके लिए भी इनका बेलिंग के बाद जो भी उसका रीयूज़ होगा उसके भी काम कर रहे हैं और इनका कहना है कि अगले 2 महीने के अंदर वो काम भी हो जाएगा, तो उसके बाद ये समस्याएँ भी सारी समाप्त हो जाएगी। नहीं, नगर पालिका लगातार कूड़ा हटा रही है। बीच में कुछ कांवड़ के टाइम पे बैकलॉग था जो हटा दिया गया पूरा, और अब रोज़ का रोज़ कूड़ा यहाँ से हट जाएगा। तो ये माना जाए कि अब जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगी? अब नहीं होगी।
अब खबर नैनीताल से है, जहां सरोवर नगरी नैनीताल से दूर नैनीताल में वन पंचायत पोखरी के दर्जनों ग्रामीणों ने हरेला पर्व के मौके पर वृक्षारोपण किया। भूमि संरक्षण वन प्रभाग नैनीताल ओखलकांडा रेंज के वन दरोगा चंद्रशेखर जोशी और उनकी टीम के नेतृत्व में वृक्षारोपण किया गया। वन पंचायत पोखरी में भूमि संरक्षण विभाग नैनीताल के अंतर्गत आज हमारे वन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा और हमारे सभी समूह के जायका योजना में जो गठित समूह हैं सभी के द्वारा हरेला कार्यक्रम और जैव विविधता क्षेत्र में एक जन जागरूकता अभियान का कार्यक्रम चलाया गया और हरेला पर्व के तहत वन पंचायत के विभिन्न क्षेत्रों में बांज, बुरांस, खरसों इस तरह से जो चौड़ी पत्ती वाले पौधे हैं उनका रोपण किया गया। अब खबर रामनगर से है, जहां रानीखेत मार्ग पर बस की चपेट में आने के बाद 2 लोगों की दर्दनाक मौत को लेकर जनता में भारी विरोध के चलते प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया था। करीब 1 माह पूर्व स्थानीय प्रशासन और नगर पालिका ने संयुक्त रूप से अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाते हुए रानीखेत रोड पर सड़क पर ठेले और फड़ वालों के खिलाफ अभियान चलाते हुए उन्हें इस स्थान से हटाने की कार्रवाई की थी। लेकिन 1 महीना बीत जाने के बाद प्रशासन ने इन लोगों को अभी तक दूसरी जगह रोजगार नहीं दिया है। रोजगार को लेकर लंबे समय से ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। उनका आरोप है कि प्रशासन द्वारा उन्हें जहां एक और बेरोजगार किया गया है, वहीं अपने रोजगार को लेकर स्थानीय विधायक और अधिकारियों से भी वो मिल चुके हैं, लेकिन इन लोगों द्वारा भी सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने रानीखेत रोड पर भूख हड़ताल शुरू करते हुए चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि जब तक उन्हें रोजगार नहीं दिया जाता तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। सगीर अहमद, उप सचिव फल ठेला एसोसिएशन रामनगर। धरने पर बैठे क्या? धरने पे हम भूख हड़ताल पे बैठे हैं साहब। अब हमारा धरना ये 24 घंटे का जारी रहेगा जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी। हमें जो है बस का एक्सीडेंट हुआ, हमें बेफालतू में वहाँ से हटा दिया गया, मार के डंडे मार के, और बसें और कारें वहाँ पे लग रही हैं आज, जहाँ पे हमारे ठेले खड़े होते थे रोड से पीछे किनारे पे। और अब हमें जो है कहीं पे कोई रोज़गार नहीं दिया जा रहा है। कभी कह रहे हैं हम वहाँ डिग्री कॉलेज दे रहे हैं, कभी कह रहे हैं हम वहाँ पे दे रहे हैं, कभी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बस खाली कागज़ पर लिखा हुआ है कि बस तुम्हें वहाँ रोज़गार दे रहे हैं। अब खबर लक्सर से है, जहां लक्सर तहसील परिसर स्थित एसडीएम कार्यालय में काठा पीर के चढ़ावे की नीलामी की गई, जिस दौरान एसडीएम गोपाल राम बिनवाल द्वारा बोली लगवाई गई, जिसमें कुल 5 बोली दाताओं द्वारा भाग लिया गया और 13,90,000 रुपए की अंतिम बोली लगाएगी, जिसमें साबरी इंटरप्राइजेज के राव अली शान द्वारा अंतिम बोली लगाई गई। एसडीएम के मुताबिक 30 जून 2024 तक इसे मान्य रखा जाएगा और चढ़ावे की धनराशि काठा पीर मेले के ठेकेदार की होगी। दरगाह काठा पीर में जो प्रसाद प्राप्ति का ठेका वार्षिक ठेका होता है, उसमें लगभग 5 बोलीदाताओं ने भाग लिया था और जिसमें सबसे अधिक 13,89,000 रुपये का जो अधिकतम बोली बोली गई है वो साबरी इंटरप्राइजेस के द्वारा बोली गई है और ये ठेका 30/6/2024 तक मान्य होगा। और इस दौरान जो बीच में काठा पीर मेला होता है 5 दिवसीय, उसमें जो भी धनराशि चढ़ावा आता है ये इस ठेकेदार का नहीं होगा, वो जो काठा पीर मेले का ठेकेदार होगा उसका होगा। तो इस प्रकार कुल मिलाकर के पिछले साल 13,86,000 में ये ठेका गया था और इस बार 13,89,000 में ये ठेका गया है। और इसमें जो भी प्रसाद प्राप्ति से संबंधित जो कार्य होगा इस जो 30/6/2024 तक की तिथि है, इसमें संबंधित जो साबरी इंटरप्राइजेस है इसके द्वारा उसका कार्य किया जाएगा और ये धनराशि जो है ये 1 माह के अंदर आधी धनराशि अभी जमा करेगा और शेष धनराशि 1 माह के अंदर जमा करेगा। अब खबर चमोली जिले के विकासखंड घाट से है, जहां कुंडी गांव में अतिवृष्टि से अव्वल सिंह के मछली पालन का व्यवसाय चौपट हो गया। आपको बता दें कि बीते दिनों मोक्ष नदी में आई बाढ़ से आए मलबे के कारण सारी मछलियों की मौत हो गई। पहाड़ टीवी से बातचीत में अव्वल सिंह ने बताया कि 1 साल पहले ही लोन लेकर उसने ये स्वरोजगार शुरू किया था, लेकिन इस आपदा ने उसका रोजगार तो छीना ही है, साथ ही उसके सामने कई परेशानियां खड़ी हो गई हैं। वहीं मत्स्य विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही है कि अभी तक कोई निरीक्षण करने तक नहीं पहुंचा। वहीं पटवारी को सूचना देने के बाद भी पटवारी भी अभी मौके पर नहीं पहुंचे हैं। अब खबर बागेश्वर से है, जहां बागेश्वर के रोहित ने एक इनोवेशनल महिला सुरक्षा डिवाइस बनाया है, जो कि एक महिला के पर्स के आकार का है। जब भी कोई महिला अकेले में असुरक्षित महसूस करेगी या फिर उसके साथ कोई छेड़खानी होगी तो वो उस पर्स में लगी एक ऑटोमेटिक कॉलिंग बेल को दबाएगी, जिससे कि असुरक्षित महिला के घर अथवा पुलिस स्टेशन को एक कॉल चली जाएगी, जिसके बाद पुलिस उस पर्स में लगे जीपीएस की सहायता से असुरक्षित महिला की लोकेशन निकालकर उसे बचा सकते हैं। इस पर्स में एक छोटा मिनी स्पाई कैमरा भी लगा होगा, जो कि घटना में हुए हर हलचल को कैमरे में कैद करेगा और घर में अथवा पुलिस स्टेशन में लाइव भेजेगा।
मिलेगा। इसी नवाचार के दम पर रोहित ने वर्चुअल इनोवेशन प्रतियोगिता 2023 में भारत का प्रतिनिधित्व किया और प्रथम स्थान भी प्राप्त किया। इससे पहले रोहित ने अनेक नवाचार भी तैयार किए हैं। आपको बता दें कि बागेश्वर के रहने वाले रोहित ने इससे पहले बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, स्मार्ट रोलिंग पेन, सोलर चार्जिंग ट्रैक्टर, स्मार्ट हेलमेट फॉर कॉल माइन वर्कर्स, स्मार्ट वाटर टैंक, पी पैकेट आदि कई नवाचार शुरू किए हैं। आपको बता दें कि रोहित परिहार का डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम विज्ञान महोत्सव के लिए राष्ट्रीय स्तर हेतु चयन भी हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम रोहित परिहार है। मैं क्लास 12 का स्टूडेंट हूँ और मैं डिस्ट्रिक्ट बागेश्वर से हूँ। हाल ही में मैंने वर्चुअल इनोवेशन कंपटीशन 2023 में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, जिसमें मुझे फर्स्ट पोजीशन हासिल हुई। तो मेरा जो इनोवेटिव आइडिया था, मेरा जो इनोवेशन था वो था विमेन सेफ्टी डिवाइस, जो कि स्पेशली विमेन सेफ्टी के लिए बनाया था। विमेंस की जो सेफ्टी होती है उसके लिए मैंने तैयार किया था। बेसिकली जो मेरा इनोवेटिव आइडिया था, जो मेरा प्रोटोटाइप था, वो ये वर्क करता था कि जब भी कोई भी विमेन, कोई भी लेडीज़ अपने घर से बाहर जाएगी, पब्लिक प्लेसेस पे जाएगी और जब भी वो अनसेफ फील करेगी, उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ टाइप की घटना होगी, तो वो केवल एक ट्रिगर दबाएगी उस डिवाइस का, तो ऑटोमेटिक कॉल उसके फैमिली को या फिर नज़दीकी जो पुलिस स्टेशन है वहाँ को चले जाएगी। और फिर उसके बाद GPS की हेल्प से, मैंने इसमें GPS सेंसर का यूज़ किया है, GSM मॉड्यूल का यूज़ किया है। इससे क्या होगा कि जो पुलिस स्टेशन वाले हैं या उसके फैमिली वाले हैं, वो GPS की हेल्प से उसकी लोकेशन को ट्रैक करके उसका रेस्क्यू कर सकते हैं। मैंने इस जो विमेन सेफ्टी डिवाइस है, इसमें एक छोटा सा स्पाई कैमरा भी इस पर अटैच किया है, जो कि वहाँ की सिचुएशन को पूरी तरीके से डिटेक्ट कर सके, पूरी तरीके से रिकॉर्ड कर सके और पुलिस स्टेशन को या फिर उसके फैमिली मेम्बर्स को ईजिली भेज सके। अब खबर रुड़की से है, जहां रुड़की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में गंग नहर किनारे स्थित भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा के कैंप कार्यालय पर जमकर हंगामा देखने को मिला। इस हंगामा के चलते कार्यालय के कर्मचारी और नगर निगम के पार्षदों के बीच तीखी नोक-झोंक देखने को मिली, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। इनमें दोनों पक्ष एक दूसरे से भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि साउथ सिविल लाइन के पार्षद सचिन चौधरी के द्वारा कानून को विजेंद्र कुमार के साथ मारपीट कर दी गई थी, जिसके साथ पुलिस ने आरोपी पार्षद पर मुकदमा दर्ज कर 25,000 का इनाम रखा था। इसी के चलते आज बड़ी संख्या में पार्षद इकट्ठा हुए हैं और भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा के कैंप कार्यालय पर पहुंचे, जहां उन्होंने जबरदस्त हंगामा किया। अब खबर रामनगर से है, जहां कोतवाली पुलिस ने एक महिला के साथ लाखों रुपए की ठगी में 1 साल से फरार चल रहे 10,000 रुपए के इनामी बदमाश को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। घटना के संबंध में कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि 29 सितंबर 2022 को काशीपुर जिला उधम सिंह नगर निवासी टोनी सक्सेना द्वारा पुलिस को तहरीर दी गई कि हल्द्वानी जाते समय 3 युवक कमल प्रेम सागर और रोशन निवासी दिल्ली ने कार में लिफ्ट देने के बहाने बिठाकर महिला का सामान धोखे से चुरा लिया और भाग गई, जिसमें पुलिस ने कमल उर्फ सोनू को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि मामले में अभी 2 आरोपी और हैं जो फरार चल रहे हैं, जिनकी पुलिस लगातार तलाश कर रही है। देखिए, करीब 1 साल पहले एक महिला से लिफाफा गैंग द्वारा उसको ठगी कर 2 से 2.5 लाख रुपए की ठगी कर ली थी, जिस संबंध में 3 मुलजिम वांटेड चल रहे थे, जिनमें से एक मुलजिम जिस पे 10,000 रुपये का इनाम था, जिसका नाम सोनू है, जिसको हमारे द्वारा थाना रामनगर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। वो अभियुक्त को माले न्यायालय पेश किया जा रहा है। अब खबर नैनीताल जिले से है, जहां बेतालघाट ब्लॉक के कटेमी गजारा और बिस्गुली गांव के 40 से अधिक बच्चे जान हथेली पर रखकर कोसी नदी पार कर स्कूल जाने के लिए मजबूर हैं। नदी में पुल न होने के कारण अभिभावकों को बच्चों को कंधे और पीठ पर बैठाकर या हाथ पकड़कर नदी पार कराने जाना पड़ता है। नदी पर पुल नहीं है। पुल न बनने से ग्रामीणों और अभिभावकों में खासी नाराजगी है। आपको बता दें कि स्कूली बच्चों को रोजाना कोसी नदी पार कर 10 किलोमीटर अतिरिक्त सफर कर तल्ली सेठी में स्थित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने जाना पड़ता है। स्थानीय अभिभावक ने पहाड़ टीवी से बातचीत करते हुए बताया कि 21वीं सदी में भी बच्चों को इस तरह से उत्तराखंड में नदी पार करके स्कूल जाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों का भविष्य बहुत ही खतरे में है, कभी भी कोई बड़ा हादसा यहाँ हो सकता है, लेकिन सरकार द्वारा अभी भी यहाँ कोई व्यवस्था नहीं की गई है। उन्होंने सरकार से जल्द मांग की है कि यहाँ पर बच्चों के आने जाने के लिए ट्रॉली या पुल की व्यवस्था की जाए। अब खबर राजधानी गैरसैंण से है, जहां गैरसैंण में NH 109 का एक बड़ा हिस्सा बीच में से टूट गया है। आपको बता दें कि पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग 109 गैरसैंण से कर्णप्रयाग के बीच में काली माटी में बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके बाद यहां आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है। दरअसल यहां कॉजवे का एक बड़ा हिस्सा बहने से मार्ग अवरुद्ध हो गया। आपको बता दें कि अब यहाँ कोई वैकल्पिक मार्ग भी नहीं बचा है जिससे आवागमन किया जाए। फिलहाल मार्ग की स्थिति को देखते हुए अंदाजा लगाना मुश्किल है कि कितने समय बाद ये मार्ग खुल पाएगा। अब खबर कर्णप्रयाग के गौचर से है, जहां चमोली जिले में नमामि गंगे प्रोजेक्ट में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में बिजली का करंट लगने से 16 युवकों की असमय मौत पर नगर कांग्रेस कमेटी गौचर द्वारा रामलीला मैदान गौचर में दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए शोक सभा की गई। वहीं 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक के लिए नमस्कार।